नमस्कार। इंडियन नेशनल मूवमेंट का लेक्चर नंबर 27 है। आज हम पढ़ने वाले हैं रॉलेट एक्ट 1919 का, जो रॉलेट एक्ट पास हुआ था, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। इसी के बारे में चर्चा करेंगे डिटेल में, मज़ा आ जाएगा आपको। अब तक 3 जो सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुके हैं। पहला चंपारण, दूसरा अहमदाबाद मिल जो हड़ताल हुई थी, और तीसरा आपका खेड़ा में जो सत्याग्रह हुआ था वो 1918 में। तो अब रॉलेट एक्ट, ये कानून पास किया गया था अंग्रेजों के द्वारा 1919 में। ये कानून इंडिया में ही पास हुआ था। इंडिया में जो वायसराय की जो विधान परिषद थी ना, केंद्रीय विधान परिषद, उसी के द्वारा पास हुआ था। ये मत समझिएगा कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट से पास होकर आया था। जैसे चेम्सफोर्ड आपका 1919 में जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आएगा, वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट से पास होकर आया था। जबकि ये रॉलेट एक्ट हमारी केंद्रीय जो विधान परिषद है इंडिया में ही, दिल्ली के अंदर ये पास हुआ था कानून। ठीक है। और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन जो एक्ट नहीं होते हैं, जैसे रासुका, टाडा, जिसमें संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है आतंकवादियों को आज की डेट में, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, वैसे ही ये भी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था एक। ठीक है। निवारक निरोध कानून आप कह सकते हैं। जैसे आर्टिकल 370 में जब संशोधन करना था वो जम्मू कश्मीर के अंदर, तो आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के जो बड़े बड़े नेता थे उनको पहले से ही नज़रबंद कर दिया गया। आर्टिकल 370 हटाने से पहले, जो उसमें प्रावधान था वो हटाने से पहले बड़े बड़े लीडरों को बंद कर दिया था। वो किस कानून के तहत किया गया था? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत ही उनको नज़रबंद कर दिया गया था। ये संदेह से नज़रबंद किया गया था कि भैया कहीं आर्टिकल 370 हटा रहे हैं, वो प्रावधान हटा रहे हैं, कहीं ये ऐसा कोई भाषण ना दे दें कि पब्लिक सिक्योरिटी को कोई खतरा हो जाए, माहौल ख़राब हो जाए। वैसे ही ये भी रॉलेट एक्ट एक प्रिवेंटिव डिटेंशन था। ठीक है। 2 प्रकार की गिरफ्तारी होती है ना, एक दंडात्मक गिरफ्तारी, एक निवारक निरोध गिरफ्तारी। दंडात्मक गिरफ्तारी मतलब आपने कोई अपराध कर लिया है तब आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। और निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन जो गिरफ्तारी होती है, उसमें बस शक के आधार पर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है कि कहीं आप ये वाला कोई खतरनाक अपराध ना कर दो। वैसे ही है। अब देखिए, ये रॉलेट एक्ट की पूरी कहानी पीछे चल के हम समझते हैं। आपने पढ़ा कि भारत में प्रथम चरण का जो क्रांतिकारी आंदोलन है वो चल रहा था बहुत तरीके से, 1905 से शुरू हो गया था। तो 1905 से 1919 के बीच में क्रांतिकारी आंदोलन चले हैं, पूरा पढ़ा दिया है मैंने। और ऊपर से विश्व युद्ध भी चल रहा था 1914 से 1918, और क्रांतिकारी आंदोलन भी चल रहे हैं। इस कारण से अंग्रेजों ने क्या किया, 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ले आए कि मतलब यहाँ भी शक के आधार पर क्रांतिकारी घटनाओं को रोकने के लिए, कम करने के लिए शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये कानून वो ले आए, और ये कानून ऑर्डिनेंस था, वायसराय ने पास किया था। लॉर्ड हार्डिंग उस समय वायसराय था, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, उसी के द्वारा ये कानून पास किया गया था, ऑर्डिनेंस। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ अगर संसद नहीं चल रही है और किसी कानून की जरूरत पड़ गई तो राष्ट्रपति के पास अधिकार है आर्टिकल 123 के तहत कि वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। वैसे ही ये ऑर्डिनेंस पास किया गया था कि जब तक आपका विश्व युद्ध चल रहा है तब तक ये कानून रहेगा, और विश्व युद्ध के समाप्त होते ही 6 महीने के अंदर ये ऑटोमेटिक कानून ख़त्म हो जाएगा। अब ये कानून ख़त्म होने वाला था क्योंकि 1917 आ गया था कि कभी भी विश्व युद्ध समाप्त हो सकता है, ये अंग्रेज़ों को पता हो गया था। हालांकि 1918 में समाप्त हुआ था, लेकिन अंग्रेज़ों को पता था कि भैया कभी भी विश्व युद्ध समाप्त हो सकता है। और उसके बाद डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ये काम का नहीं रहेगा, और क्रांतिकारी घटनाएँ रुक नहीं रही हैं, इसलिए इसी टाइप का कोई एक कानून हमको चाहिए। तो इसीलिए क्या किया, जो चेम्सफोर्ड थे, उस समय वायसराय बदल चुके हैं, 1916 में नए वायसराय आ गए हैं चेम्सफोर्ड। इन्होंने 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक आयोग, एक कमीशन का गठन कर दिया। उनको 2 काम दिए गए। उनको ये कहा कि पहली बात आप ये चेक कीजिए कि ये क्रांतिकारी घटनाएं हो कहाँ से रही हैं, क्यों हो रही हैं, इसका ओरिजिन क्या है, क्या कारण है कि भारत में क्रांतिकारी घटनाएँ हो रही हैं। और दूसरे नंबर पर आप ये पता लगाइए कि ठीक है हो रही हैं, तो इसका आप सुझाव कोई दीजिए, इसको रोका कैसे जाए। तो ये 2 प्रश्न इनसे पूछे गए, ये 2 काम इनको दिए गए। ठीक है। तो रॉलेट कमीशन गठित कर दिया गया। रॉलेट कमीशन में सर सिडनी रॉलेट थे अध्यक्ष, उसके अलावा कई और सदस्य थे। तो वो जैसे बेसिल स्कॉट हैं, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। ठीक है। वर्ने रॉबर्ट, ये मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फॉर
यूपी मतलब ये हो जाएगा यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। कुमार स्वामी शास्त्री मद्रास हाई कोर्ट के जज थे ये। प्रभात चंद्र मित्र ये मेंबर ऑफ बंगाल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी उसके ये सदस्य थे। और JDV हॉज ये मेंबर ऑफ बंगाल सिविल सर्विस के सदस्य थे, ठीक है। तो ये बाकी सदस्य थे, लेकिन मेन जो है ये सर सिडनी रॉलेट है, इन्हीं के बारे में याद रख लीजिए, चलेगा आपको, ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको, ठीक है। अब रॉलेट कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की 1918, अपनी रिपोर्ट जो है 1918 में प्रस्तुत की इन्होंने। और ये प्रस्तुत चल रहा है कि नहीं, हाँ चल रहा है। ये प्रस्तुत इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की ना, केंद्रीय विधान परिषद जो थी, वायसराय की केंद्रीय विधान परिषद थी, जो कानून बनाने वाला सिस्टम था, जिसमें इंडियन भी शामिल थे। 1909 में आपने देखा 60 सदस्य हो गए थे ना, तो उनको ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और इस रिपोर्ट के आधार पर कानून पास किया गया, जो 1919 में पास हुआ। तो इसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है, ये केंद्रीय विधान परिषद ने पास किया। 18 मार्च 1919 को ये पास हुआ। रॉलेट एक्ट कहा जाता है, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम जो था ना, वो क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम इसका नाम था, ठीक है। अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्टिविटीज़ एक्ट इसका मूल नाम था। रॉलेट एक्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सर सिडनी और रॉलेट की ही रिपोर्ट के आधार पर यह कानून बना था, इसी कारण से। इस कानून में प्रावधान क्या किए गए थे, क्यों इसको काला कानून कहा जाता है, ऐसे क्या प्रावधान थे? प्रावधान ये थे भैया कि किसी को भी, कोई भी व्यक्ति हो भारत का जो जिस पर संदेह हो गया कि भैया ये क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा संदेह के आधार पर भी। कोई जांच कमेटी, उसके ऊपर जांच कमेटी बैठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जांच करना पड़ेगा कि हाँ सच में क्या ये दोषी था, नहीं, बस संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इसका फैसला, उसकी जो सुनवाई है वो गुप्त अदालतों में 3 जज वाली एक बेंच इसका फैसला कर देगी। और मैक्सिमम 2 साल की सज़ा भी हो सकती है, मैक्सिमम 2 साल की सज़ा हो जाएगी, ठीक है। और इसकी सुनवाई वो कहीं और कोई अदालत नहीं कर सकती, मतलब ये कहीं और अपील नहीं कर सकता, ठीक है। इसको सज़ा हो गई तो ये सज़ा इसको भुगतनी पड़ेगी, कहीं और वकील नहीं कर सकता अपना। इसको वकील लेने की भी इजाज़त नहीं थी, बिना वकील बिना दलील का ये कानून काला कानून कहा गया है। इसको इसी कारण से कहा गया है कि वकील करने की भी इजाज़त नहीं है। एक बार जो सज़ा इन्होंने सुना दी वो सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। उस जजमेंट के खिलाफ आप कहीं दूसरी कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकते थे। तो इसी के कानून के विद्रोह में गांधी जी ने एक सत्याग्रह चलाया था, जिसको रॉलेट सत्याग्रह कहा जाता है। ज़्यादा दिन तक नहीं चला, इसको बंद करना पड़ा। मुख्य कारण तो रॉलेट एक्ट ही था इस सत्याग्रह का, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा कंप्लीट कारण यही हो। आप समझ पा रहे हैं कि पहले से ही लोगों के दिमाग में गुस्सा है अंग्रेजों के खिलाफ, बस एक कारण चाहिए था, एक चिंगारी चाहिए थी सत्याग्रह करने की। अन्य कारणों में समझ लेते हैं। पहला विश्व युद्ध जब चला ना, उसके बाद महंगाई, कर इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया कि लोग परेशान हो गए, अंग्रेजों के खिलाफ खफा हो गए थे। होम रूल आंदोलन अचानक ही बंद कर दिया था। आपने देखा जो मोंटेग्यू घोषणा हुई, मोंटेग्यू के द्वारा जब घोषणा हुई थी तो तुरंत एनी बेसेंट ने कह दिया कि हाँ 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 हम खुश हो गए हैं, और उन्होंने होम रूल आंदोलन बंद करने का फैसला ले लिया। और दूसरी तरफ होम रूल लीग एक उनकी भी थी, बाल गंगाधर तिलक की, उन्होंने भी आंदोलन चलाया था, होम रूल आंदोलन, लेकिन वो भी विदेश चले गए। तो ये होम रूल आंदोलन समाप्त हो गया। अब लोग तैयार नहीं थे इसको समाप्त करने के लिए, लोग लड़ने के लिए तैयार थे। तब उसके बाद उनको एक और सत्याग्रह, जो रॉलेट सत्याग्रह के रूप में एक और चांस मिल गया। और विश्व युद्ध लड़ने के बाद जो हमारे सैनिक वापस आए थे, वो उन्होंने समाज में अलग छवि फैला दी कि भैया ये अंग्रेज कुछ नहीं है, हम हैं तब अंग्रेज हैं। वो पूरा लड़ाई जो जीत कर आए हैं हमारी बदौलत जीत के आए हैं, अंग्रेज कुछ नहीं है, इनको भी हराया जा सकता है, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने इस रॉलेट एक्ट के बारे में क्या कहा? महात्मा गांधी जी ने इस रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाला कानून कहा। और ऐसे ही मोहम्मद अली जिन्ना ने इस कानून को काला कानून कहा है, याद रखिएगा। और एक और घटना आपको याद रखनी है कि जो केंद्रीय विधायिका है ना, केंद्रीय जो विधान परिषद है, उसके कई सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था। ये 3 सदस्य हैं, अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहरुल हक। इन्होंने तीनों ने इस्तीफा दे दिया था केंद्रीय विधायिका से, केंद्रीय विधान परिषद जो है उससे इस्तीफा दे दिया था। अब मैंने बताया कि गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह चलाने का कहा था, तो रॉलेट सत्याग्रह का जो तरीका था उससे सहमत नहीं रखती थी एनी बेसेंट।
एनी बेसेंट ने कहा कि गांधी जी भैया अभी राजनीतिक बच्चे हैं, इनको अभी कुछ नहीं पता। लेकिन इनको पता नहीं था कि गांधी जी की ऐसा तूफान लाने वाले हैं कि सब उड़ जाएंगे उसके सामने। ठीक है। और गांधी जी ने क्या किया था, सत्याग्रह सभा का गठन किया था और उसके बाद सत्याग्रह करना शुरू कर दिया। रॉलेट सत्याग्रह जो कहा जाता है वो करना शुरू कर दिया, हर जगह सत्याग्रह करना शुरू कर दिया। और ये निश्चित किया गया कि भैया 6 अप्रैल 1919 को पूरा अखिल भारतीय लेवल पर हम हड़ताल करेंगे हर जगह। लेकिन पंजाब में और दिल्ली वाले इलाके में पहले ही शुरू हो जाता है और हिंसक घटनाएं होने लग जाती हैं। इस कारण से गांधी जी को ये समझ में आ गया कि भैया अभी ये पूरा इंडिया जो है ना, अब इंडिया लेवल पर अभी सत्याग्रह करने का टाइम नहीं है। अभी लोग अहिंसक सत्याग्रह के बारे में समझ नहीं पाए हैं, अभी इनको समझाएंगे तब हम सत्याग्रह करेंगे। तो इसलिए गांधी जी ने अपना वो फैसला वापस ले लिया। और 10 अप्रैल को एक और घटना हो जाती है कि पंजाब के 2 बड़े लीडर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। और 10 तारीख को गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी बम्बई से पंजाब की ओर रवाना हो रहे थे। रॉलेट का एक्ट, जो रॉलेट सत्याग्रह चलने वाला था, उसी सिलसिले में वो पंजाब की ओर रवाना हो रहे थे। लेकिन रास्ते में हरियाणा के पास उनको गिरफ्तार गांधी जी को भी कर लिया था। हालांकि 12-15 घंटे के लिए गिरफ्तार किया था, बाकी अगले दिन 11 तारीख को छोड़ दिया और उसके बाद बम्बई भेज दिया था। यहाँ 10 अप्रैल को पंजाब के 2 बड़े लीडरों को गिरफ्तार कर लिए। नाम याद रखिएगा, डॉक्टर सत्यपाल ये हैं और ये डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू हैं। इन्हीं का विरोध करने के लिए कि क्यों गिरफ्तार कर लिया, लोग इकट्ठा हुए थे। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी का दिन था, जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। ठीक है, अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919, उस दिन वैसाखी होती है ना, तो कई हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। ये इनके जो नेता को गिरफ्तार कर लिया था और यहीं पर जनरल डायर ने निहत्थों पर ऐसी गोलियां चलाई थी, इतने लोग मारे गए थे कि उसका कोई आंकड़ा ही नहीं है, समझ लीजिए। वैसे तो आंकड़ा बताया जाता है कि 1000 लोग मरे थे, लेकिन बहुत लोग मर गए थे। ठीक है, उस समय मार्शल लॉ वहाँ लगा हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बारे में, इससे संबंधित जो चीज़ें हैं अगले वीडियो में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये आपको रॉलेट एक्ट समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है। ठीक है, अच्छा लगा होगा वीडियो, मैं ज़रूर जानता हूँ, आप लाइक कर दीजिएगा। और चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।